जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अभी तक की क्लास में हम कई मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन कर चुके हैं और दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग लॉरेंस कोहेलबर्ग के व्यक्तित्व के संदर्भ में बातें जानेंगे और उन्होंने कौन कौन से अपने मनोविज्ञान में सिद्धांत को बताए हैं और उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में किया है, उससे संबंधित कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे, ताकि हमारा कोई भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम होगा तो उसमें हमें से लॉरेंस कोहेलबर्ग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, लॉरेंस कोहेलबर्ग मनोविज्ञान में बहुत ही अहम व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत मनोविज्ञान में दिया था और ये मनोवैज्ञानिक अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका में ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या की है और इन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं मनोविज्ञान में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा एवं हिंज दुविधा। इन्होंने जो हिंज दुविधा शब्द का प्रयोग किया है वह एक यूरोप का व्यक्ति था और जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी बीमार थी, उसको कैंसर की बीमारी हो गई थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसको यह पता चला कि एक फार्मासिस्ट की दुकान है और वह स्वयं उस दवाई को बनाया है जो उस दवाई को दोगुने दाम पर बेचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो वह दुकान जब बंद हो गई तो उसका ताला उसने तोड़ करके उसका दवाई निकाल के अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए उसने काम किया। तो यह हिंज दुविधा के अंतर्गत आता है कि क्या यह नैतिक विकास में, क्या ये जो उसने काम किया अपनी पत्नी को बचाना लेकिन चोरी भी किया, क्या यह सही है? इस प्रकार की दुविधा हिंज दुविधा शब्द में हमें लॉरेंस कोहेलबर्ग जी के मनोविज्ञान के सिद्धांत में देखने को मिली है। दोस्तों, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है और 3 अवस्थाएं दोस्तों यहाँ पर क्रमवार लिखी हुई हैं। पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व परंपरावादी अवस्था, जो कि बच्चों में 4 से 10 वर्ष की अवस्था में चलती है। दोस्तों, दूसरी अवस्था आती है परंपरावादी रूढ़िवादी अवस्था, जो कि 10 से 13 वर्ष के बालकों में होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था है दोस्तों उत्तर परंपरागत नैतिकता की अवस्था, जो कि 13 वर्ष के ऊपर के बालकों में होती है। अब दोस्तों, हम लोग क्रमवार सभी अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन जान लेंगे कि इसके अंतर्गत कैसी व्यवहार बच्चों में, कैसे नैतिकता का व्यवहार पनपता है और कैसे बच्चे लोग नैतिकता के व्यवहार को समाज में दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, पहली अवस्था जो पूर्व रूढ़िवादी और पूर्व परंपरावादी अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा दंड एवं आज्ञाकारिता जो व्यवहार है वो दंड से बचने के लिए किसी काम को दबाव में आकर के करता है, लेकिन वह अहम केंद्रिता भी होता है कि वह स्वयं के विचारों को महत्व देता है। जो उसे अच्छा लगता है वो करना चाहता है, लेकिन वो दंड से बचने के लिए वैसा काम करता है जो उसके अभिभावक कहते हैं, जो उसके टीचर कहते हैं, वैसा उसे काम करना पड़ता है। तो यह अवस्था दोस्तों पूर्व रूढ़िवादी और पूर्व परंपरावादी अवस्था होती है, जो कि 4 से 10 वर्ष के बच्चों में होती है कि वह दंड से बचने के लिए उसे वो सभी काम करने पड़ते हैं जो अभिभावक या टीचर उससे कहते हैं, लेकिन उसे वह करना अच्छा नहीं लगता और उसे अहम केंद्रिता जो वो उसे अच्छा लगता है वो उसे वह करना चाहता है। लेकिन इसी में दंड और आज्ञाकारिता और अहम केंद्रिता में एक दुविधा बन जाती है। उसे जो अच्छा लगता है वो उसे करना चाहता है, लेकिन दंड से बचने के लिए उसे वो सभी काम करने पड़ते हैं जो अभिभावक कहते हैं, जो उसके टीचरगण कहते हैं। दोस्तों, दूसरी अवस्था आती है परंपरागत रूढ़िवादी अवस्था, जो कि 10 वर्ष से 13 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलती है। और इस अवस्था में नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता जो पनपती है वो विद्यालय में पनपती है, क्योंकि इस अवस्था में अधिकतर बच्चे विद्यालय में शिक्षार्थी के रूप में होते हैं और नैतिकता का विकास होता है। और इस अवस्था में बच्चों में 2 प्रकार के व्यवहार देखने को हमें मिलते हैं। वह 2 प्रकार के व्यवहार कैसे हैं? कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता और दोस्तों अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने का जो व्यवहार है वह इसमें देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों यह सोचता है कि हमें अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, और उसमें एक कानून है, एक व्यवस्था है जिसमें हमें चलना ही सही है। उसमें ये उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो निर्णय, जो भी नियम बनाए गए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, उसके विपरीत हमारे लिए जाना सही नहीं है। इसलिए वो अच्छा लड़की और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो ऐसी अवस्था में बच्चों में परंपरागत नैतिकता का विकास होता है और बच्चों में 2 प्रकार के व्यवहार की हम कानून के विपरीत यदि जाएंगे तो वह हमारे समाज के लिए सही नहीं है। इसीलिए वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने के लिए जितने भी कार्य होते हैं वो करता है इस अवस्था में। दोस्तों, तीसरी अवस्था आती है उत्तर परंपरागत नैतिकता की अवस्था, जो कि 13 वर्ष के ऊपर के बच्चों में देखने को मिलती है। इस अवस्था में बच्चा ऐसा समझता है कि जो समाज द्वारा
जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं अगर वो मेरे लिए सही नहीं है तो मैं उसके अनुसार कार्य नहीं करूंगा। जो यह नियम निर्णय बनाऊंगा वो मैं अपने स्वयं के अनुसार बनाऊंगा। इसमें बच्चा अपने आप से स्वयं से निर्णय लेता है और समाज के निर्णय और समाज के नियम को नहीं मानता है। इसमें सामाजिक अनुबंधन की अवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि यह अवस्था किशोरा अवस्था में चलती है और किशोरा अवस्था चिंतन की अवस्था होती है, ताकि चिंतन परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक ऐसा सोचता है कि निर्णय खुद लिया जाता है, ना कि समाज के द्वारा। इसलिए समाज के निर्णय को बच्चा मना कर देता है और अपने लिए गए निर्णय को ही बच्चा सही मानता है। ऐसी परंपरागत नैतिकता की अवस्था, उत्तर परंपरागत नैतिकता की अवस्था 13 वर्ष के ऊपर के बच्चों में देखने को मिलती है। ये 3 अवस्थाएं लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में बताई थी। नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने 1958 ईस्वी में दिया था और साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पुस्तक में भी उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया है। जो 3 इन्होंने दोस्तों शब्द आए हैं, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा, हिंज दुविधा। नैतिक दुविधा से कहने का तात्पर्य है कि वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है, कि दंड व आज्ञा का यानी दंड से बचने के लिए उसे सही काम करना पड़ रहा है, लेकिन वह उस काम को करना नहीं चाहता है, इसलिए वह एक नैतिक दुविधा में बच्चा रहता है। नैतिक तर्कणा में भी यह नहीं सोच पाता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, तो वह ऐसा सोचता है जो नियम बनाए गए हैं वो बिल्कुल सत्य है और उसके विपरीत हमारे लिए कार्य करना सही नहीं होगा। हिंज दुविधा में दुविधा जो शब्द बनाया गया है कि वो हिंज नाम का व्यक्ति अपने पत्नी को बचाने के लिए गलत काम भी कर जाता है, इसलिए एक प्रकार का हिंज दुविधा की क्या हम काम सही करने के लिए क्या हमें गलत काम को कर लेना चाहिए, इस प्रकार की भी नैतिकता। तीसरी अवस्था में हिंज दुविधा, तीसरी अवस्था में नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था में हिंज दुविधा नामक शब्द का प्रयोग मिलता है कि तीसरी अवस्था में हिंज नाम का व्यक्ति जो अपनी बीमार पत्नी को बचाने के लिए फार्मिस्ट की दुकान का ताला तोड़ करके दवाई ले आया, ऐसी शब्द को देखने को उत्तर परंपरागत अवस्था में देखने को मिलती है। और दोस्तों दूसरी अवस्था परंपरागत रूढ़िवाद अवस्था में नैतिक तर्कणा देखने को मिलती है, और जो पहली अवस्था पूर्व रूढ़िवादी अवस्था है इसमें दोस्तों नैतिक दुविधा देखने को मिलती है कि दंड और आज्ञा से बचने के लिए बच्चे को अहम के अंतर जो उसे अच्छा भी लगता है उसे वह नहीं कर पाता है। तो दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग की बहुत ही महत्वपूर्ण देन थी, जिन्होंने मनोविज्ञान में नैतिक विकास का सिद्धांत अपना दिया है। और नैतिक विकास के सिद्धांत एवं लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन हमारे टीचिंग एग्जाम में मिलता ही मिलता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं महत्वपूर्ण विकास की अवस्थाओं को समझे। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सुपर टेट सीटेट से ही संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाते ही रहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।